नमस्कार। आज हम एक ऐसी खोई हुई दुनिया में सफर करने वाले हैं। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, पर फिर एकदम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ये कांस्य युग की एक ऐसी सुपर पावर थी जिसके राज आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले जरा इसके स्केल को समझते हैं। मतलब ये कितनी बड़ी थी। इस नक्शे को देखिए। ये आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। ये फली फूली सिंधु और अब सूख चुकी घग्गर हकरा नदियों की उपजाऊ जमीन पर, जो इसके लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं थी। और इसका साइज कितना बड़ा था? जरा सोचिए, उस समय की दो सबसे मशहूर सभ्यताएं मिस्र और मेसोपोटामिया, अगर दोनों को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थीं। जी हाँ, ये वाकई में एक कांस्य युग की सुपर पावर थी। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। इतनी विशाल, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? अपने पीछे सिर्फ खामोश शहर और एक ऐसी पहेली जैसी लिखाई छोड़ गई जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ये एक ऐसा पुरातात्विक रहस्य है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक जासूस की तरह इस खोई हुई दुनिया के पीछे छोड़े गए सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं। देखिए, किसी भी कहानी की तरह इसका भी एक सफर था। इसके 3 मेन फेज थे। पहला, अर्ली हड़प्पन, जब छोटे छोटे गांव शहर बनने की तैयारी कर रहे थे। फिर आया मैच्योर हड़प्पन फेज, जब ये सभ्यता अपने पीक पर थी, एकदम विकसित। और फिर आया लेट हड़प्पन फेज, जब सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगा। अब हम उस सबसे ठोस सबूत की तरफ बढ़ते हैं जो उन्होंने पीछे छोड़ा है, और वो हैं उनके शहर। ऐसे शहर जो यकीन मानिए अपने समय से बहुत आगे थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये मोहनजोदाड़ो का एक आर्टिस्टिक रिकंस्ट्रक्शन है, उनके सबसे बड़े शहरों में से एक। जरा इसकी बनावट पर गौर कीजिए। ये कोई बेतरतीब बसावट नहीं है। ये एक मास्टर प्लान के साथ बनाया गया महानगर था, एक मेट्रोपोलिस। जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले इन लोगों ने ऐसे शहर बनाए जहां सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, एक परफेक्ट ग्रिड की तरह। हर घर में अपना बाथरूम और आंगन होता था। और सबसे कमाल की बात, ये सभी घर एक ढकी हुई नाली यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े थे। उन्होंने स्टैंडर्ड साइज की पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया। ये उस वक्त के लिए किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ पर उनका जो फोकस था वो उस जमाने में और कहीं देखने को नहीं मिलता। यह उनकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी। और बात सिर्फ घरों और सड़कों की नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर भी बनाए। जैसे बाईं तरफ ये मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ है, जिसका इस्तेमाल शायद खास धार्मिक मौकों पर होता था। और दाईं ओर हैं हड़प्पा के बड़े बड़े अन्न भंडार। आप इन्हें उस जमाने का सरकारी गोदाम समझ सकते हैं, जहां टैक्स के तौर पर जमा किया गया अनाज रखा जाता था। अच्छा, शहर तो कमाल के थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी, उनकी कला, उनका कल्चर कैसा था? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। ये शायद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मशहूर कलाकृति है, मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल। इस छोटी सी कांसे की मूर्ति को देखिए। इसमें कितना आत्मविश्वास है, कितना अनोखा अंदाज है। और इसे लॉस्ट वैक्स जैसी मुश्किल तकनीक से बनाया गया था, जो दिखाता है कि वो मेटल के काम में कितने माहिर थे। वो लोग सजना संवरना भी खूब पसंद करते थे। सोने, कीमती पत्थरों और मणकों से बने खूबसूरत हार, कंगन और दूसरे गहने मिले हैं, जो उनकी कारीगरी और कला की समझ को दिखाते हैं। और फिर मिली हैं ये हजारों अनोखी मोहरें। इन छोटी छोटी मोहरों पर जानवरों की बड़ी शानदार नक्काशी है, और साथ में है वही रहस्यमयी लिपि। माना जाता है कि जब वो मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की जगहों से ट्रेड करते थे, तो सामान पर ठप्पा लगाने के लिए इन्हीं मोहरों का इस्तेमाल होता था, एक तरह से क्वालिटी की गारंटी। और ये एक बहुत दिलचस्प आइडिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मोहरें सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड थीं। मतलब हर मोहर किसी खास व्यक्ति या शायद किसी व्यापारी परिवार की पहचान थी। उनकी धार्मिक मान्यताओं के भी कुछ सुराग मिले हैं। मिट्टी से बनी कई स्त्री मूर्तियां मिली हैं, जिससे लगता है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे। वहीं एक बहुत ही मशहूर पशुपति मोहर मिली है, जिस पर एक पुरुष देवता योग की मुद्रा में बैठे हैं और जानवरों से घिरे हैं।
कई लोग इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। तो अब आते हैं हम अपनी कहानी के उस मोड़ पर, उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। कई थ्योरीज हैं। एक पुरानी थ्योरी आर्यों के आक्रमण की बात करती है, लेकिन उसके अब ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिलते। ज्यादातर आज के एक्सपर्ट्स प्राकृतिक कारणों पर जोर देते हैं, जैसे कि कोई बड़ा भूकंप आया हो, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर क्लाइमेट चेंज। हो सकता है मॉनसून कमजोर पड़ गया हो, जमीनें बंजर हो गई हों और खेती करना नामुमकिन हो गया हो। शायद ये इन सब वजहों का एक मिला जुला असर था। तो सभ्यता तो खत्म हो गई, पर क्या उसकी कहानी और उसकी विरासत भी पूरी तरह मिट गई? ऐसा माना जाता है कि उनके शहर भले ही वीरान हो गए, पर उनकी विरासत किसी न किसी रूप में जिंदा रही। खेती करने के तरीके, कुछ धार्मिक प्रतीक और कई सामाजिक रीति रिवाज शायद बाद की भारतीय संस्कृतियों में घुल मिल गए। लेकिन उनका सबसे गहरा रहस्य है उनकी लिपि। ये धोलावीरा में मिला एक साइन बोर्ड है, जो उनकी लिखाई का सबसे लंबा नमूना है, पर आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। वो क्या सोचते थे, क्या लिखते थे, उनकी कहानियां क्या थीं, ये सब बातें हमेशा के लिए खामोशी में खो गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी एक तरफ शहरी विकास की बुलंदियों को दिखाती है, तो दूसरी तरफ एक खामोश पतन की याद दिलाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी सभ्यता कितनी नाजुक हो सकती है और जलवायु और पर्यावरण हमारे वजूद के लिए कितने जरूरी हैं। हजारों साल बाद भी उनकी वो खामोशी आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।